एमए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र। आज के विचारक हैं विल्फ्रेडो पैरेटो। गणितीय समाजशास्त्र के संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है। इटली के प्रसिद्ध सामाजिक विचारक विल्फ्रेडो पैरेटो का नाम सामाजिक विचारकों के क्षेत्र में हमेशा सम्मान के साथ लिया जाता है। इन्हें फांसीवाद के भविष्यवक्ता के रूप में भी जाना जाता है और इसके साथ बुजुर्गा समाज का कार्ल मार्क्स इत्यादि अनेक प्रकार की उपाधियों से इनको विभूषित किया गया है। इनके कृतित्व और व्यक्तित्व दोनों ही दृष्टियों से पैरेटो का नाम भारतीय सामाजिक विचारकों की श्रेणी में रखा जाता है। पैरेटो की रचनाओं का अध्ययन करने से हमें यह स्पष्ट होता है कि इनका मस्तिष्क अत्यंत ही वैज्ञानिक और इनके विचार मौलिक दृष्टिकोण से देखे जाते थे। इनकी तर्क शक्ति बहुत ही तीक्ष्ण और बुद्धि बहुत ही विलक्षण रूप में देखी जाती थी। पैरेटो मूलतः अर्थशास्त्री भी थे और धीरे धीरे उन्होंने समाजशास्त्र के क्षेत्र में भी पदार्पण किया था। इस तरह से आप देखेंगे कि समाज में इन्होंने अनेक प्रकार से उपलब्धि प्राप्त की थी। इनके अनेक प्रकार के सिद्धांत, अनेक प्रकार के विचारों को आज भी हम सम्मानपूर्वक स्वीकार करते हैं। इनकी कृतियों के आधार पर, विचारों के आधार पर समाज में सामाजिक विचारकों के क्षेत्र में इनको सबसे आगे इनका नाम लिया जाता है। इनका जन्म इटली के प्रसिद्ध सामाजिक विचारक जो इनको माना जाता है, इनका जन्म इटली में न होकर के फ्रांस में हुआ था। 15 जुलाई 1848 को हुआ था। कारण यह था कि इनके पिता को देश निष्कासन की सज़ा दी गई थी। देश निष्कासन की सज़ा इसलिए दी गई थी कि इनके विचार मानवतावादी और आदर्शवादी थे। ये मानवतावादी और आदर्शवादी विचारों के समर्थक माने जाते थे। इस कारण से इनको देश निष्कासन की सज़ा दी गई थी और इसी सज़ा के कारण ये इटली के रहते हुए भी इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। ये अपने समय में अनेक प्रकार के पदों को स्वीकार किया था। अनेक प्रकार के पदों पर रहते हुए ये समाज में अनेक प्रकार के सामाजिक कार्यों को भी किया था। ये अभियंता के रूप में भी समाज में सेवा दिए थे। ये एक अर्थशास्त्री के रूप में भी जाने जाते हैं। इस तरह से विभिन्न पदों पर सुशोभित होते हुए भी इन्होंने समाजशास्त्र का नाम रोशन किया था। समाजशास्त्र के क्षेत्र में इनका विभिन्न रूपों में इनके कार्यों और इनकी उपलब्धियों को देखा जाता है, इनके विचारों को भी देखा जाता है। ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में भी रहे हैं, इंजीनियर के रूप में भी रहे हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि विभिन्न पदों पर रहते हुए एक समाजशास्त्री विचारक के रूप में इनको उपलब्धि प्राप्त हुई है। इस तरह से इटली के फांसीवाद के स्थापक इनकी जो मृत्यु है 19 अगस्त 1923 को हुआ था। 19 अगस्त 1923 को इन्होंने इस संसार से विदा हो गए। लेकिन ये खुद अपने शरीर से गए, लेकिन इनके कर्म और इनके विचार आज भी अनुसरणीय हैं। उनको आज समाज में स्थान दिया जाता है। इस तरह से आज यह इनका संक्षिप्त परिचय था। इसके बाद हम यहाँ चलेंगे कि इनके विचार कुछ सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखे जाते हैं और इनकी उपलब्धियाँ कुछ अलग दृष्टिकोण से देखी जाती हैं, जिसके आधार पर हम यह देखते हैं कि ये समाज में अपनी अलग प्रकार से पहचान बनाए हुए हैं। इनकी पहचान के दृष्टिकोण से सबसे पहले हम यह मानेंगे कि इन्होंने पैरेटो स्वयं की पद्धति को विश्लेषित किया था, जिसको हम पैरेटो का पद्धति शास्त्र कहा जाता है या वैज्ञानिक समाज शास्त्र की अवधारणा, इस रूप में इसको हम जानते हैं। पैरेटो की पद्धति शास्त्र या वैज्ञानिक समाजशास्त्र की अवधारणा। पैरेटो का जो पद्धति शास्त्र है और उसकी वैज्ञानिक समाजशास्त्र की अवधारणा है, ये दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित माने जाते हैं। इसलिए पैरेटो के पद्धति शास्त्र को वैज्ञानिक समाजशास्त्र की अवधारणा से पृथक करके नहीं समझा जा सकता है।
और दूसरी तरफ वैज्ञानिक समाजशास्त्र को पैरेटो के पद्धति शास्त्र से अलग करके उसको स्पष्ट नहीं किया जा सकता है और न ही इसकी अवधारणा को स्पष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार हम ये कहेंगे कि पैरेटो मौलिक विचारक के रूप में जाने जाते हैं। उसने सामाजिक घटनाओं को विभिन्न पक्षों के रूप में समझाने का प्रयास किया है। पैरेटो की समाजशास्त्र की जो अवधारणा है या इनकी जो पद्धति शास्त्र है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समाज की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। पैरेटो के अनुसार समाज क्या है, समाज की अवधारणा क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इन्होंने समाज की अवधारणा को विश्लेषित किया है या अन्य विचारकों से अलग इसका विचार देखा गया है। समाज की अवधारणा बहुत ही प्राचीन मानी जाती है। आदिकाल से ही समाज के बारे में विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अपने अपने मतों को प्रतिपादित किया है। अपने अपने मतों के आधार पर समाज की अवधारणा को विश्लेषित करने का प्रयास किया है। विभिन्न विज्ञानों और ज्ञान के विविध शाखाओं में समाज की विभिन्न पहलुओं पर विद्वानों ने अलग अलग दृष्टिकोण से प्रकाश डाला है। भारतीय दर्शन में समाज की अवधारणा को वर्ण व्यवस्था के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अंतर्गत समाज को 4 भागों में बांट दिया गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इसी के आधार पर समाज व्यवस्था को व्यवस्थित किया गया था। इन चारों वर्णों के कार्य को भी निश्चित किया गया था, जिसके आधार पर समाज को व्यवस्थित और संतुलित रूप प्राप्त हुआ। इसके बाद आप देखेंगे कि प्लेटो, अरस्तु, ऑगस्ट कॉम्टे और स्पेंसर जैसे विचारकों ने भी समाज की अवधारणा को स्वयं के अनुसार विश्लेषित करने का प्रयास किया है। इस तरह से ये अपने अनुसार अलग से समाज की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। कुछ विद्वानों ने समाज की अवधारणा को सावयवी दृष्टिकोण से और यांत्रिक दृष्टिकोण से विश्लेषित किया है, जिसके आधार पर इनका ये कहना है कि समाज की तुलना शरीर से की गई है। समाज जिस तरह से विभिन्न अंगों के आधार पर संचालित होते हैं, उसी तरह से शरीर भी विभिन्न अंगों के आधार पर संचालित होती रहती है। इस तरह से समाज को सावयव से जोड़ा गया है। सावयवी ये यांत्रिक यानी कि आदिम समाज से इसका संबंध देखा गया है। आदिम समाज में जब समाज पूर्ण रूप में विकसित नहीं था, तब उस व्यवस्था को यांत्रिक व्यवस्था का रूप दिया जाता था। अर्थात जो भी कार्य होते थे, स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी मिलजुल कर उसको संपन्न करते थे। किसी प्रकार का कोई भेद नहीं किया जाता था। कार्य को लेकर के कोई व्यक्ति किसी भी तरह का कोई भेद नहीं करता था। अर्थात सभी एकजुट होकर के उस कार्य को संपन्न करते थे। इस कारण से उसको यांत्रिक व्यवस्था का रूप दिया गया। इसके बाद सावयवी व्यवस्था की स्थिति आई। व्यक्तियों के मानसिकता में, उनकी जनसंख्या में, उनकी आवश्यकताओं में वृद्धि हुई, जिसके आधार पर वह यांत्रिक व्यवस्था सावयवी व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। अर्थात इस व्यवस्था में श्रम विभाजन को अस्तित्व में लिया गया। व्यक्ति अपने रुचि के आधार पर, कार्यकुशलता के आधार पर कार्यों को करना शुरू किया। इस तरह से समाज के विभिन्न अंग अस्तित्व में आए और सभी व्यक्ति अलग अलग अपने कार्यकुशलता के आधार पर, अपने रुचियों के आधार पर काम करना शुरू कर दिए। तो इस तरह की मानसिकता कुछ विद्वानों के अनुसार मानी गई है, जो समाज को सावयवी व्यवस्था का रूप और यांत्रिक व्यवस्था का रूप मानते हैं। लेकिन पैरेटो ने इन सभी पूर्व विचारकों के आधार पर जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं समाज के अंतर्गत, तो इनका जो विचार है यह बिल्कुल इनसे अलग देखा गया है। यह अवधारणा अनेक प्रकार से भिन्न देखी गई है। इन्होंने अपनी अवधारणा को एक अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। इनकी अवधारणाओं में मौलिकता के भी दर्शन देखे गए हैं। इस तरह से पैरेटो समाज की परिभाषा को कुछ अलग रूप में प्रस्तुत किए हैं। इनके अनुसार ये कहा गया है कि समाज जटिल रूप से परस्पर संबंधित मानवीय परमाणुओं की एक व्यवस्था है। पैरेटो ये कहते हैं कि समाज जटिल रूप से परस्पर संबंधित मानवीय परमाणुओं की एक व्यवस्था है। यदि हम पैरेटो की समाज की इस परिभाषा की विवेचना करेंगे तो इसकी कुछ विशेषता भी सामने आती हैं। इनकी कुछ विशेषता भी स्पष्ट होती है। जैसे
समाज एक व्यवस्था है। इन्होंने समाज को एक व्यवस्था के रूप में माना है। इस व्यवस्था का निर्माण विभिन्न अंगों के आधार पर या परमाणुओं के आधार पर होता है। समाज एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था का निर्माण विभिन्न अंगों या परमाणुओं के आधार पर होता है। ये सभी अंग या परमाणु परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। इन विभिन्न अंग या परमाणुओं के संबंध जटिल होने के बावजूद भी ये संतुलन की अवस्था में रहते हैं। ये हमेशा संतुलित रहते हैं। इसी संतुलन का परिणाम यह होता है कि सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। इनका विचार है कि सामाजिक व्यवस्था का अस्तित्व सामाजिक संतुलन पर आधारित होता है। सामाजिक व्यवस्था सामाजिक संतुलन पर ही आधारित होती है। इस तरह से इन्होंने समाज के संबंध में अपने विचार को प्रस्तुत किए हैं। पेरेटो समाज के संबंध में दो विरोधी शक्तियों को भी क्रियाशील माना है। समाज के संबंध में दो विरोधी क्रियाशील शक्तियों को भी इन्होंने स्वीकार किया है। ये विरोधी क्रियाशील शक्तियाँ क्या हैं? इसमें इन्होंने कहा है कि एक विघटनकारी शक्ति होती है और दूसरी संगठनकारी शक्ति होती है। विघटनकारी शक्ति वह शक्ति है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था भंग होती है। विघटनकारी शक्ति यह वह शक्ति होती है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था भंग होती है, और संगठनकारी शक्ति यह वह शक्ति होती है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था अधिक संगठित और सुदृढ़ होती है। इस तरह से इन्होंने स्वीकार किया है कि समाज में दो तरह की शक्तियाँ क्रियाशील होती हैं। एक व्यवस्था को बनाती हैं और दूसरी व्यवस्था को बिगाड़ती हैं। एक विघटनकारी शक्ति होती है और दूसरी संगठनकारी शक्ति होती है। इनका कहना है कि विघटनकारी और संगठनकारी दोनों शक्तियां आपस में अंतर संबंधित होती हैं। पेरेटो इस व्यवस्था को सामाजिक व्यवस्था का नाम दिया है, जिससे संगठनकारी और विघटनकारी शक्तियों में संतुलन स्थापित हो पाता है। समाज का अस्तित्व तभी है जब विरोधी शक्तियों में संतुलन और सामाजिक विकास की प्रगति में संभव। इनका कहना है कि विरोधी शक्तियों के में संतुलन हो, अन्यथा सामाजिक विकास और प्रगति संभव नहीं है। जब विरोधी शक्तियों में संतुलन रहेगा तभी हम समाज में विकास और प्रगति को देख पाएंगे। इस तरह से यह कहा गया है कि पेरेटो ने इस व्यवस्था को सामाजिक संतुलन की व्यवस्था के रूप में माना है और सामाजिक संतुलन की व्यवस्था को ही समाज का रूप दिया है। तो यह इनकी समाज के प्रति अपनी एक धारणा मानी जाती है। आज का अध्ययन बस यहीं तक, शेष अगले टर्म पर बस।